हाय दोस्तों, पीयूष हियर। वेलकम टू माय चैनल नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें और लाइक करें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं पीजीडीसीए सेकंड सेम के आईडी ट्रेंड्स पेपर का यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपसे आईडी ट्रेंड्स के यूनिट नंबर 1 के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे ई गवर्नेंस क्या होता है, ई डेमोक्रेसी क्या होता है, अपना डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, आधार कार्ड क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देखें और लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम क्या होता है, क्रिमिनल अटैक्स क्या होते हैं, ईमेल फ्रॉड्स क्या होते हैं, फिशिंग क्या होती है, हैकिंग क्या होती है, डायनल सर्विसेज क्या होते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ साइबर क्राइम। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ साइबर क्राइम के बारे में। व्हाट इज़ साइबर क्राइम। तो दोस्तों, साइबर क्राइम को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पर आप ये समझिए कि साइबर क्राइम मतलब वो क्राइम होता है जो कि कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। ठीक है, या तो कंप्यूटर की मदद से किसी को लूटना, कंप्यूटर की मदद से किसी को एक्सप्लॉइट करना, कंप्यूटर की मदद से किसी को ब्लैकमेल करना, मतलब वो सारे क्राइम जिसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग किया जाता है, वो हमारा साइबर क्राइम कहलाता है। अब ये साइबर क्राइम क्यों होते हैं? क्योंकि आप किसी से पैसा चाहते हो या किसी को ब्लैकमेल करते हो, तो मेन जो मोटो होता है वो मनी होता है कि आप जो है पैसा कमाने के लिए साइबर क्राइम करते हो। वैसे भी क्राइम लगभग सभी क्राइम्स, लगभग 80% क्राइम पैसा कमाने के लिए ही किए जाते हैं। अब इसमें साइबर क्राइम को जो मेन कैटेगरीज हैं उसके अंदर जो डिवाइड किया गया है, वो सबसे पहले है ईमेल और इंटरनेट फ्रॉड। दोस्तों, ईमेल और इंटरनेट फ्रॉड में क्या होता है, आप किसी बंदे को ईमेल भेजते हो या इंटरनेट पे कुछ लिंक भेजते हो, वो उस पर क्लिक करता है, आपकी बातों में आता है और आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो ईमेल या इंटरनेट फ्रॉड के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है आइडेंटिटी फ्रॉड। इसमें आप क्या करते हो, जो पर्सन है उसका पासवर्ड चुरा कर आप उसके पोर्टल पे जाके उसकी इंफॉर्मेशन को चुराते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आप चोरी करते हो, इसको आप आइडेंटिटी फ्रॉड बोलते हो। इसके अलावा थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल और कार्ड पेमेंट डेटा। जैसे किसी ने अगर कार्ड का कहीं से पेमेंट किया है, उस कार्ड के आपको नंबर या लिंक मिल जाते हैं, उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है, तो आप उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चोरी करते हो। इस तरह से कॉर्पोरेट डेटा भी चोरी होता है। इस तरह साइबर एक्सटॉर्शन, किसी को आप मनी की डिमांड करते हो किसी एक चीज़ को रोकने के लिए। जैसे आपके पास कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है किसी की, आप उनको बोलते हो कि आप मेरे को पैसे जमा करो, नहीं तो ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मैं लीक कर दूंगा, तो वो साइबर एक्सटॉर्शन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा साइबर स्पॉन्जी एक होता है, जिसके अंदर हैकर्स जो हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को या कंपनी के डेटा को हैक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो है टाइप्स ऑफ, दोस्तों जितने भी साइबर क्राइम होते हैं वो मेन 2 कैटेगरीज में होते हैं। साइबर क्राइम किसी को टारगेट करने के लिए किया जाता है, मतलब साइबर क्राइम करते हैं तो किसी एक टारगेट को, मुख्य टारगेट को ध्यान में रख के किया जाता है। और दूसरा होता है कंप्यूटर्स का यूज़ करके दूसरों से क्राइम करवाना। जो ये क्रिमिनल एक्टिविटी दैट टारगेट्स जो लिखा हुआ है मैंने, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, हम लोग यूज़ करते हैं वायरसेस का। मतलब किसी कंप्यूटर के अंदर वायरस डाल दिए, मालवेयर्स डाल दिए, तो वो क्या होता है कि वो टारगेट हो जाता है। मतलब उस कंप्यूटर को आपको ख़राब करना है या फिर उसका डेटा चुराना है, तो वो टारगेट्स होते हैं। और बाकी जो है क्रिमिनल एक्टिविटी दैट यूजेस कंप्यूटर टू कमिट अदर क्राइम्स, मतलब इसमें डेटा को स्टील करना, डेटा को चोरी करना, है ना। तो ये जो है मेन कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर ये लाई करते हैं। अब दोस्तों, अगला जो है मालवेयर्स होते हैं। अब मालवेयर्स होते क्या, आपने सुना होगा मालवेयर है, मालवेयर आ गया, वायरस आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कंप्यूटर स्लो हो गया, कंप्यूटर हैंग हो गया, वायरस आ गया। तो एक्चुअली ये वायरस होते क्या हैं, ये सब अभी अपन डिटेल्स इसकी देखेंगे। और दोस्तों, मालवेयर का फुल फॉर्म जो है, या फिर अपन कह सकते हैं कि मालवेयर जो है शॉर्ट फॉर्म है मैलिक्यूअस सॉफ्टवेयर का। अब मैलिक्यूअस सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं दोस्तों, वो प्रोग्राम्स जो आपकी बिना मर्जी के आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएं। दोस्तों फिर से सुनिएगा, वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपकी बिना मर्जी के
आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएं और आपके कंप्यूटर को ख़राब कर दें, आपके डेटा को चुरा लें, आपके कंप्यूटर को स्लो कर दें, आपकी बिना परमिशन के आपके डेटा को हैक कर लें, आपके डिवाइसेस को ख़राब कर दें, वो सारे हमारे जो है मालवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों ये एक्चुअली बनाता कौन है? तो दोस्तों ये कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं जिनको अपन हैकर्स बोलते हैं। वो हैकर्स एक्चुअली ज़्यादा हैकर्स जो हैं वो अपना दिमाग का लोहा मनवाने के लिए इन वायरसेस को, इन मालवेयर्स को बनाते हैं। कुछ हैकर्स अपना दिमाग का लोहा मनवाने के लिए बनाते हैं, कुछ हैकर्स पैसे चुराने के लिए या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए या मनी बनाने के लिए या एक्सटॉर्शन करने के लिए इन मालवेयर्स को बनाते हैं। तो दोस्तों जो मालवेयर्स होते हैं वो मेन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो वॉर्म्स होता है, दूसरा होता है वायरस, तीसरा होता है ट्रोजन। अब वॉर्म्स क्या होता है, वायरस क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है? वॉर्म्स दोस्तों क्या होता है? एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है ना, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिक आ जाता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। एक कॉपी बनी, फिर दूसरी कॉपी बन गई उसी की, उसी प्रोग्राम की तीसरी कॉपी बन गई, फिर उसी प्रोग्राम की चौथी कॉपी बन गई, और फिर अगर आपने पेन ड्राइव लगाई तो उस पेन ड्राइव में वो ऑटोमेटिक कॉपी हो गया, फिर सेकंड कंप्यूटर में चला गया, तो कंप्यूटर से कंप्यूटर जो है कॉपी होता चला जाता है। अब दोस्तों दूसरा होता है वायरस। वायरस क्या होता है दोस्तों? वायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर कोड है। ठीक है, ये भी अपने आप सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब सिस्टम के अंदर आने के बाद ये क्या करता है? ये मल्टीप्लाई नहीं करता है अपने आप को, क्या करता है? ये ऐसे एक्शन परफॉर्म करता है, ये ऐसे एक्शन परफॉर्म करता है कि जो मशीन को गड़बड़ करे, है ना। मशीन सिस्टम को हैंग करना, कीबोर्ड रुक जाना, माउस रुक जाना, ठीक है। और ये अपने आप को मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर नहीं, उसी कंप्यूटर में कॉपी करने लगता है अपने आप को। तो दोस्तों ये जो है ये वायरस कहलाता है। अब दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं ट्रोजन के बारे में। ट्रोजन भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये अपने आप को रिप्रोड्यूस तो नहीं करता है, लेकिन ये करता क्या है? ये वेट करता है यूज़र की किसी एक्टिविटी के लिए। यूज़र ने जब भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करी, ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और ये डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद ये फैलना शुरू होता है। तो दोस्तों तीन कैटेगरीज होती हैं, वॉर्म, वायरस और ट्रोजन। वॉर्म क्या करता है? मैंने बता दिया है आपको, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और स्प्रेड करता है कंप्यूटर से कंप्यूटर पे। वायरस क्या करता है? वायरस भी अपने आप को स्प्रेड करता है, पर क्या करता है? ये कंप्यूटर को ख़राब करने का काम करता है। और ट्रोजन क्या करता है? ट्रोजन भी ये करता है कि ये अपने आप को स्प्रेड ये एक एक्टिविटी के लिए वेट करता है, जब भी वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है फिर ये डैमेज करना शुरू कर देता है और स्प्रेड हो जाता है। अब दोस्तों ये तो हो गए कि ये मालवेयर इतने टाइप्स के होते हैं, वॉर्म, वायरस और ट्रोजन। अब एक्चुअली इनके कुछ टाइप्स और भी हैं, जैसे कि रैनसॉमवेयर। अब रैनसॉमवेयर करता क्या है? रैनसॉमवेयर का काम है आपको ब्लैकमेल करना। अब ब्लैकमेल कैसा होता है? आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराना, फिर आपको ब्लैकमेल करना, आपके फोटोग्राफ या फिर कुछ भी जो भी आपका डेटा है उसको आप कॉपी कर लेना और फिर आपको ब्लैकमेल करना। दूसरा होता है स्पाईवेयर, स्टील्स योर डेटा। ये क्या करता है? वो तो ब्लैकमेल करता है, पर ब्लैकमेल ये क्या करता है? ये आपके डेटा को स्टील कर चुराता है। अब डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। तीसरा होता है एडवेयर। अब दोस्तों क्या हो, देखा होगा आपने कभी कंप्यूटर्स में ऑटोमेटिक ऐड आना शुरू हो जाते हैं, आप नहीं चाहते फिर भी वो आपके ऐड आपके सामने आते हैं। तो ये क्या करता है? आपके सिस्टम पे आ जाता है और एड्स को आपके सिस्टम पे दिखाने लगता है। इन एड्स को जब ये दिखाता है तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक स्लो होने लगता है। ये आप बहुत इरिटेटिंग फील करते हैं जब एड्स आना शुरू होते हैं, अपना काम ढंग से नहीं कर पाते। दोस्तों अगला जो है वॉर्म्स है। ये कंप्यूटर, अभी बताया था मैंने आपको, ये कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलता है और आपके डैमेज करता है। ट्रोजन्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रोजन्स क्या करता है? ये आप मालवेयर को इंसर्ट करने में आपके साथ देता है। बूटनेट्स, अब ये बूटनेट्स क्या करता है? ये आपके पीसी को ज़ोम्बाई में कन्वर्ट कर देता है। अब ज़ोम्बाई क्या होता है दोस्तों? ज़ोम्बाई होता है कि आपका सिस्टम एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर बन जाता है।
जो भी इसके संपर्क में आता है वो भी इन्फेक्ट हो जाता है, वो कंप्यूटर भी या वो लैन भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो ये बूटनेट्स होते हैं दोस्तों। ये थे आपके मालवेयर्स। अब अपन लोग आते हैं स्पाईवेयर। अब इसको अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं स्पाईवेयर करता क्या है। अब दोस्तों स्पाईवेयर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम पे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है बिना आपकी परमिशन के, ठीक है। आपको पता ही नहीं पड़ेगा, वो ये सिस्टम पे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। फिर क्या करेगा ये आपके ऑनलाइन बिहेवियर को देखेगा। आप ऑनलाइन क्या काम कर रहे हो, क्या चीज़ कहाँ जा रहे हो, कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हो, क्या आप देखते हो, और ये आपके नॉलेज के बिना आपके पूरे बिहेवियर को एनालाइज करता है और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन को ये इकट्ठा कर लेगा। आपके बैंक अकाउंट्स के, आपके नंबर्स के, आपके OTP के, जो भी आप काम कर रहे हो, ये पूरा आपका डेटा जो है इकट्ठा करेगा। अब इसके बाद ये उस डेटा को इकट्ठा करके आपके जो है जहाँ भी इसको पहुँचाना रहेगा वहाँ ऑनलाइन ऑटोमेटिक पहुँचा देगा। अब उस डेटा का क्या यूज़ रहेगा? उस डेटा का यूज़ ये है कि जो भी आप जा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, वो सारा जो है डेटा जो है एडवर्टाइज़र के पास पहुंचेगा, मार्केटिंग डेटा फर्म्स के पास पहुंचेगा और उस डेटा का उपयोग करके आपके सामने जो है वो एड्स आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये है स्पाईवेयर, ठीक है दोस्तों। तो स्पाईवेयर इस तरह से काम करता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि आप जब भी अपना इंटरनेट यूज़ करें तो आप जो है हमेशा किसी ऐसे लिंक को यूज़ करें या फिर आपके ऐसे वाईफाई को यूज़ करें जो कि सिक्योर हो, या फिर आप हमेशा अपने लैपटॉप में या मोबाइल में एंटीवायरस को अपडेट रखें, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा स्पाईवेयर है, ये मैंने आपको बता दिया है किस तरह से ये काम करता है और क्या होता है स्पाईवेयर। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पैम मेल या ईमेल स्पैम के बारे में। अब दोस्तों ईमेल स्पैम या स्पैम मेल्स होते क्या हैं? दोस्तों आपके ईमेल अकाउंट पे बहुत सारे अनवांटेड मेल्स आते हैं। ये अनवांटेड मेल्स जो है कमर्शियल पर्पस के लिए भेजे जाते हैं। कमर्शियल पर्पस के लिए भेजना मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो या वेबसाइट्स पे जाते हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो वेबसाइट्स बेचना चाहती हैं वो मेल्स आपके सिस्टम पे आने लगेंगे और ये इतने मासिव वॉल्यूम में मतलब मेल्स आते हैं कि आप इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हो और ये डिफरेंट लिंक्स से आते हैं। और इसमें से कुछ मेल्स दोस्तों बूटनेट्स भी हो सकते हैं जो कि इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स से आपके पास आते हैं। दोस्तों ये 1990 से लेकर 2014 काफ़ी बढ़ गया है। मतलब पहले जो है मतलब पहले बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन 1990 से तो ये इसने टोटल ईमेल ट्रैफिक के 90% को मतलब रोक के रखा हुआ है या फिर ये यूज़ करता है। मतलब अगर मान लीजिए टोटल एक दिन में 1000 मेल्स जाते हैं तो जो 900 मेल्स होते हैं वो स्पैम मेल्स होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है कमर्शियल होता है, मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में। तो ये जो मेन जो होते हैं, इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो कमर्शियल पर्पस से होता है। अब दोस्तों ये क्यों आते हैं? अब दोस्तों बनी बात है, आपको पता है कि वेबसाइट्स जो हैं अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करती हैं, तो मार्केटिंग करने के लिए सबसे सस्ता तरीका जो है वो ईमेल है, क्योंकि इसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन लगता है। अगर मान लीजिए आपने 1000 लोगों के मेल भेजे, 1000 में से अगर मान लीजिए 2 लोग या 3 लोग को भी आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो आपका काम तो फ्री में हो गया। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारे मेल्स ऐसे भी होते हैं जो आपको पैसे के बारे में लालच देंगे या फिर बोलेंगे हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारी हेल्प कीजिए, हमें रिक्वायरमेंट है पैसे की। तो कुछ मेल्स ऐसे भी होते हैं। कुछ मेल्स इसमें इन्फेक्टेड मेल्स भी होते हैं जिसके अंदर बूटनेट, मालवेयर वगैरह रहते हैं। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप ईमेल खोलें तो आप ऐसे ही ईमेल्स को खोलें जिनको आप जानते हैं या जिनकी लिंक आपके पास अवेलेबल है, या फिर जो भी आपके जो रिसोर्स है या जो भी आपकी जाने पहचाने सोर्स से आई हो। तो दोस्तों हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपका मेल आपको मिला है वो कौन से सोर्स से आया है। अगर वो एक ट्रस्टेड सोर्स है तभी आप उस मेल को खोलें, अन्यथा आप उसको अवॉइड कर दें। तो ये था आपका स्पैम मेल या ईमेल स्पैम। अगला है दोस्तों लॉजिक बम। लॉजिक बम्स क्या होते हैं? अब दोस्तों लॉजिक बम्स भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, ठीक है।
अब जैसे इसका नाम है लॉजिक बम, तो दोस्तों करता क्या है ये आपकी बिना परमिशन के आपके सिस्टम पे पहली बात तो कॉपी हो जाएगा, जो लगभग लगभग हर वायरस करता है। अभी क्या करता है, एक लॉजिकल कंडीशन मिलने पर ही ये अपना काम शुरू करता है। अब लॉजिकल कंडीशन कैसी हो सकती है, कोई एक डेट हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की सैलरी डे हो सकती है, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है। तो ये जो है, और ये उस टाइम तक अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, लेकिन जिस दिन वो डेट आती है, जिस दिन वो कंडीशन इसकी मैट होती है, उस दिन आपका पूरा कंप्यूटर जो है वो क्रैश हो जाता है। तो दोस्तों ये मतलब लॉजिक बम्स ऑटोमेटिक एक तो सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं, और दूसरी बात ये एक टाइम तक वेट करते हैं, जब तक उसको कंडीशन नहीं मिलती जब तक वो एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसको वो कंडीशन मिलती है वो एक्टिवेट होकर आपके पूरे सिस्टम को क्रैश कर देगा, आपके डेटा को चुरा लेगा, और वो जो आपने सोचा नहीं है वो सारी चीज़ें ये कर सकता है। दोस्तों ये मैं इसको बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअली एक एम्प्लॉयर था, वो अपने एक एम्प्लॉय की सैलरी को लेकर कुछ इशू हो गया था, तो उसने एम्प्लॉय ने एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम बनाया और उसको वहाँ पे जाके इंसर्ट कर दिया। जिस दिन वो डेट आई, सैलरी डे आया, उस दिन वो लॉजिक बम, फर्स्ट लॉजिक बम वहाँ पे सिस्टम के अंदर फैल गया, पूरा डेटा जो है वो जाम हो गया। तो इस तरह से ये फर्स्ट लॉजिक बम था जो किसी ने बनाया था, तो एक कुछ मुझे पता था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं लॉजिक बम्स के बाद। ये एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम, मतलब छोटा सा एक पिक्चर आपके सामने दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि भाई ये ठीक है, एक्सप्लोड तभी होगा। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं डायनियल ऑफ सर्विसेज। अब डायनियल ऑफ सर्विसेज क्या होता है, डायनियल ऑफ सर्विसेज अटैक कहलाता है, इसको अपन डॉज अटैक भी बोलते हैं। ये एक तरह का साइबर अटैक है। अब ये साइबर अटैक किस तरह से काम करता है, ये दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक तो डॉज अटैक होता है, एक डी डॉज अटैक होता है। अब दोनों ही किस तरह से काम करते हैं मैं इसको आपको, और एक्चुअली ये टारगेट करते हैं किन को, क्रेडिट कार्ड सिस्टम को, पेमेंट गेटवेज को, बैंक की वेबसाइट्स को, है ना। और ये करते काम किस तरह से वो देखिए आप। जैसे कि आपने यहाँ पे किसी वेबसाइट पे आप गए हो, है ना, तो यहाँ पे आप एक्चुअल में आपने कोई वेबसाइट डाली sbi.com, आपने अपनी रिक्वेस्ट डाली। अब एक्चुअली होता क्या है, जब आप रिक्वेस्ट डालते हो तो यहाँ पे जो सर्वर है वो इस रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्ड करता है, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अब इस बीच में होता क्या है, जैसे आपने कोई वेबसाइट के लिए बोला कि मेरे को SBI की वेबसाइट खोलनी है, पर यहाँ पे अटैकर्स क्या करते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज देते हैं। अब सर्वर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसको रिस्पॉन्ड किस तरह से करूँ। तो अगर सर्वर की कैपेसिटी है 1000 यूज़र्स को एक सेकंड में होल्ड करने की, 1000 यूज़र्स वो एक सेकंड में रिस्पॉन्ड कर सकता है मान लीजिए, तो वो यहाँ से 2000 रिक्वेस्ट भेज देंगे एक सेकंड के अंदर। अब 2000 रिक्वेस्ट भेज देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाढ़ सी आ जाएगी रिक्वेस्ट की, और यहाँ पे वो इनको रिस्पॉन्ड करेगा, तो रिस्पॉन्ड करते तो उसकी कैपेसिटी तो 1000 यूज़र की है, यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो 2000 यूज़र्स की आ गई। तो एक्चुअली जो एक्चुअल यूज़र होता है वो बोलते हैं यार वेबसाइट स्लो चल रही है, या हम लोग यहाँ पहुँच नहीं पा रहे, या हमको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। तो ये होता है डी डॉज अटैक या डॉज अटैक। दोस्तों ये था हमारा, ये मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये अटैकर्स क्या करते हैं, अटैकर्स उन सर्वर्स को जाम कर देते हैं, तो आप तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। तो इसको डी डॉज अटैक या डॉज अटैक, दो टाइप के होते हैं, डॉज अटैक और डी डॉज अटैक। डॉज अटैक में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ एक सर्वर होता है और एक ही सिस्टम होता है, यहीं पे फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन डी डॉज अटैक में डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से होता है, मतलब बहुत सारे यूज़र आते हैं एक साथ और फिर अटैक करते हैं। तो ये डॉज अटैक और डी डॉज अटैक कहलाता है। अब दोस्तों डॉज अटैक में क्या होता है कि जैसे ये डी डॉज अटैक तो आपको पता है कि इस तरह से अटैकर्स आ जाते हैं, ये एक्चुअल यूज़र्स हैं, पर डी डॉज अटैक ये मतलब
डीडोस अटैक में बहुत सारे एक्चुअल यूज़र्स होते हैं और बहुत सारे अटैकर्स होते हैं, लेकिन अगर मैं डॉस अटैक की बात कहूँ तो एक्चुअल यूज़र कितने होंगे, एक ही एक्चुअल यूज़र है और एक ही जो है अटैकर है, तो वो सर्वर को यहाँ पर जाम कर देगा, तो सर्वर यहाँ पर इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो जब हम एक यूज़र की बात करें और सिंगल अटैकर की बात करें तो हमारा डॉस अटैक कहलाता है, और जब हम बहुत सारे यूज़र्स की बात करें और बहुत सारे अटैकर्स की बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड वे में तो वो डीडोस अटैक कहलाता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हैकिंग। दोस्तों हैकिंग क्या होती है, तो अपन कह सकते हैं कि ये एक तरह की कंप्यूटर दादागिरी है ना। अब कंप्यूटर दादागिरी क्या है, हैकिंग मतलब कि किसी बंदे को एक्सप्लॉइट करना, किसी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना, किसी प्राइवेट नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करना, किस तरीके से अपनी दादागिरी दिखा के, मतलब उस अनऑथराइज एक्सेस करके या उसके डेटा को चुरा के या उसकी सिक्योरिटी को हैक करके या सिस्टम को जाम करके। तो ये जितने भी मैंने बताया आपको, सारा जो है सारी कैटेगरी हैकिंग की ही है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम एक कंप्यूटर का यूज़ करके किसी भी बंदे का डाटा चुराना, किसी बंदे कंप्यूटर को बंद करना, किसी कंप्यूटर को ख़राब करना, किसी नेटवर्क को जाम करना, किसी सर्वर को हैंग कर देना, ये सारी चीज़ें जो है हैकिंग की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों हैकर्स होते कौन है। हैकर्स भी दोस्तों, हैकिंग तो एक वो हो गया दादागिरी, लेकिन करते कौन लोग हैं दोस्तों, ये लोग हैकर्स करते हैं। अब दोस्तों हैकर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे भी बताया मैंने आपको, वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स। तो वाइट हैट हैकर्स कौन होते हैं दोस्तों, वाइट हैट हैकर्स वो होते हैं जो आपकी सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करते हैं, ठीक है, और उसको हैक प्रूफ बनाते हैं। अब इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी एक कंपनी ने कोई एक सिस्टम बनवाया जिसमें कार्ड से पेमेंट होना है, ठीक है। अब उसको ये चेक करना है कि ये जो मेरा सिस्टम बनवाया है, ये मेरा सॉफ्टवेयर जो मैंने बनवाया है वो सिक्योर है कि नहीं है। तो वाइट हैट हैकर्स को हायर करते हैं, बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये मेरा सिस्टम है, आप इसको क्रैक करके बताओ। तो वाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं, उन सिस्टम्स पे अपने पूरा मेथड लगाते हैं, अपना पूरा दिमाग लगाते हैं, वो बताते हैं सिस्टम हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर वो हैक हो सकता है तो वो उसकी कमियां बताते हैं कि यहाँ पर ये कमी है, आप इसको सही कराइए, तब जाके आपका सिस्टम हैक नहीं होगा। और अगर हैक हो सकता है तो वो उसकी कमी बताते हैं, और अगर नहीं हो सकता तो फिर वो बताते हैं हाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये वाइट हैट हैकर्स होते हैं। अब दूसरे आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। दोस्तों जो सबसे गड़बड़ होते हैं वो होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, मतलब ये वाकई क्रिमिनल्स होते हैं। ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल फ़ायदे के लिए सिस्टम्स को हैंग करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डेटा को चुराते हैं। तो ये जो हैं, ये समझ लीजिए ये जो है ये हमारे सबसे बड़े क्रिमिनल्स होते हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। अब तीसरा जो कैटेगरी आती है वो होती है ग्रे हैट हैकर्स के बारे में। अब ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं दोस्तों, ये जो है ये अपना दिमाग का लोहा मनवाने के लिए जो है सिस्टम को हैक करते हैं। ये क्यूरियस पीपल्स होते हैं, ये मतलब बहुत क्यूरियस, ये एक बहुत क्यूरियस ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये सिस्टम हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये उसकी परमिशन नहीं लेते जिसका सिस्टम ये हैक कर रहे हैं। तो ये क्या है, लूप होल्स पहचानते हैं, है ना। अपन इसको कह सकते हैं ऐसे जैसे विंडोज़ लॉन्च होता है या लाइनेक्स लॉन्च होता है, कोई नया वर्जन लॉन्च करते हैं विंडोज़ वाले या लाइनेक्स वाले, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है, तो इन हैकर्स को बुलाया जाता है, बोला जाता है आप इसमें लूप होल्स निकालिए कि हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, हम कहाँ कहाँ पर सिस्टम हमारा फेल हो रहा है। तो ग्रे हैट हैकर्स क्या करते हैं, इनका सिस्टम लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं और फिर इनको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर लूप होल से कहाँ कहाँ पे आपकी सिक्योरिटी कमज़ोर है। दोस्तों ये मैंने एक छोटा सा पिक्चर दिया हुआ है वाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स और ब्लैक हैट का। तो ब्लैक हैट जो है क्रिमिनल टाइप का लग रहा है, तो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, बाकी दोनों वाइट हैट और ग्रे हैट हैकर्स अच्छे होते हैं, है ना। वाइट हैट तो बहुत ही पहुँचे हुए होते हैं, इनको तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, और ग्रे हैट को लूप होल्स वगैरह फाइंड करने के लिए। दोस्तों चलिए अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, हैकिंग। अब हैकिंग कितने टाइप से की जा सकती है, तो हैकिंग दोस्तों ईमेल से कर सकते हैं, वेबसाइट से कर सकते हैं, पासवर्ड से कर सकते हैं, नेटवर्क से कर सकते हैं, कंप्यूटर, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल कॉलिंग,
बहुत टाइप की इतने टाइप की हैकिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं, कोई इसकी गिनती नहीं, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपके सामने बता दिया है कि एक तो ईमेल से हैकिंग हो सकती है, वेबसाइट से हैकिंग हो सकती है, पासवर्ड हैक हो सकता है, नेटवर्क हैक हो सकता है, कंप्यूटर से हैकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से भी हैकिंग कर सकते हैं। अब ईमेल से कैसे हैकिंग होती है, आप ईमेल भेज के उसमें लिंक भेज दीजिए, उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो सिस्टम हैक कर लेगा। ऐसे ही वेबसाइट्स, फर्जी वेबसाइट्स बना के, गलत वेबसाइट्स बना के आप हैकिंग कर सकते हैं, किसी का पासवर्ड चुरा के आप हैक कर सकते हैं, किसी का नेटवर्क जाम करके आप हैकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का डाटा चुरा के आप हैक कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ हैकिंग होती है। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है फ़िशिंग। अब दोस्तों फ़िशिंग एक्चुअली होती क्या है? दोस्तों फ़िशिंग मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जब हमको मछली पकड़ना होता है उसको भी फ़िशिंग बोलते हैं, तो ये भी उसी तरह की फ़िशिंग ही है। आप क्या करते हो, मछली को आगे खाना लटका के उसको आप लालच देते हो, मछली आपके पास आती है और उस खाने को खाती है और वो आपके जाल में फंस जाती है। तो सेम यही टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करते हैं, हैकर्स लोग। वो आपको क्या करते हैं, चारा डालते हैं। जब चारा डालते हैं तो आप उस वेबसाइट पे आते हो, वो बोलते हैं यहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल है, इतनी चीज़ अवेलेबल है, आप ये देखिए, ये आप परचेस कीजिए, आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। आप उसको परचेस कर लेते हो और पता पड़ता है आपने पेमेंट कर दिया और वो चीज़ आपके पास पहुँची ही नहीं। तो ये फ़िशिंग है। मतलब आपकी डेटा को, आपके यूज़र नेम, पासवर्ड को, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को, ठीक है, चुराना, ठीक है। इसके अलावा आपको ऐसे मेल्स, ऐसे कॉल्स प्रोवाइड करना जिसमें आप लालच में आ जाओ, अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो, तो ये भी फ़िशिंग है, ठीक है। तो ये जितनी भी टाइप, मतलब आपको ललचा के, आपको लालच दे के आपकी इन्फॉर्मेशन को निकलवाना, ये फ़िशिंग के अंतर्गत आता है। और ये आजकल सोशल वेबसाइट्स पर, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स पर, फर्जी वेबसाइट्स पर काफ़ी हो रहा है। कई बार ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट्स जैसी लगती हैं और सेम टू सेम वैसी ही रहती हैं। जब आप उसमें अपना पासवर्ड डालते हैं तो वो पासवर्ड आपका चोरी हो जाता है और फिर वही उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से वो दूसरी वेबसाइट्स पे जाकर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फ़िशिंग। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है स्पूलिंग। अब स्पूलिंग एक्चुअली है क्या? दोस्तों स्पूलिंग क्या है? किसी भी स्पूलिंग मतलब आपको क्या है, जो ट्रस्टेड सोर्स है उससे भटका देना, ये स्पूलिंग का मेन काम होता है। मतलब आप जा रहे हो सही रास्ते पे, लेकिन आपको बता दिया ये सही रास्ता नहीं है, गलत रास्ता है, आप यहाँ पे मत जाइए, दूसरे रास्ते पे जाइए। अब ये होता कैसे है? ये होता है ईमेल से, फ़ोन कॉल से, वेबसाइट से, ठीक है। अब ये एक्चुअली होता क्या है, कैसे करते हैं? तो वैसे मैं आपको बताऊं, देखिए स्पूलिंग बहुत टाइप से होती है। जैसे ईमेल स्पूलिंग हो गई, वेबसाइट स्पूलिंग हो गई, कॉलर आईडी स्पूलिंग हो गई, टेक्स्ट मैसेज स्पूलिंग हो गई, जीपीएस स्पूलिंग हो गई, मैन एंड मिडल्स स्पूलिंग हो गई, एक्सटेंशन स्पूलिंग हो गई, आईपी स्पूलिंग हो गई, फैशियल स्पूलिंग हो गई। इतने टाइप की स्पूलिंग होती है। अब एक्चुअली स्पूलिंग को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए मैंने एक आपको डायग्राम बनाया हुआ है। अब आपने क्या किया, जैसे ये डायग्राम करता क्या है, मैं ये डायग्राम काम, ये स्पूलिंग होती कैसे वो बता रहा हूँ मैं आपको। आपने रिक्वेस्ट डाली एक वेबसाइट के लिए, वो आपने जो वेबसाइट की रिक्वेस्ट डाली है वो रियल वेबसाइट पे डाली है। अब रियल वेबसाइट गई कहाँ पर? रियल वेबसाइट क्या हुई, डीएनएस पे गई। ये डोमेन नेम सर्विस एक सर्विस होती है जो कि वेबसाइट को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती है। अब इन अटैकर्स ने क्या किया, इस डीएनएस को हैक कर लिया। अब इस डीएनएस को उन्होंने हैक कर लिया, तो आपने रिक्वेस्ट डाली वो बिल्कुल सही डाली, लेकिन यहाँ पे जब डीएनएस हैक हो गया तो क्या हुआ, उसने ये आपकी वेबसाइट है रियल वेबसाइट, यहाँ पहुँचाने की बजाय आपको इस फेक वेबसाइट पे पहुँचा दिया। अब इस फेक वेबसाइट पे आप पहुँच गए, अब आपने अपनी शॉपिंग कर ली या फिर आपने बैंक अकाउंट अपना एक्सेस कर लिए, यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल के, उसको वहाँ कुछ भी नहीं बताया, तो आपको लगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, ये तो मेरा अकाउंट बता ही नहीं रहा है। फिर आपने वापस इसको बंद किया, दोबारा से खोला, दोबारा से आप सही वेबसाइट पे पहुंच गए। पर अब हुआ क्या, जितनी देर आप सही वेबसाइट पे पहुंचोगे उतनी देर में तो आपका पूरा अकाउंट खाली हो चुका होगा। तो जो है इस तरह से आपका स्पूलिंग काम करती है, इस तरह से स्पूलिंग होती है। अब आप सोचिए कि जब डीएनएस ही यहाँ से उन्होंने एक्सेस कर लिया तो आप तो मतलब रियल पे कभी पहुँच ही नहीं पाओगे। पर ऐसा बहुत कम होता है, डीएनएस को मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल है और ये बहुत, इसको करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए।
तो इस तरह से ये स्पूलिंग परफॉर्म होती है। मतलब अगर आपने ईमेल डाला, गलत ईमेल पे पहुंच गए, आपने वेबसाइट डाली, गलत वेबसाइट पे पहुंच गए, आप कॉलर आईडी, गलत कॉलर आईडी पे पहुंच गए, आपने टेक्स्ट मैसेज किसी को डाला, कहीं और टेक्स्ट मैसेज पहुंच गया, आप जीपीएस ऑन किया, कहीं और का कहीं और बताने लगा। तो इस तरह से दोस्तों ये स्पूलिंग होती है। इस तरह से आप जो है मतलब आप जाते तो सही सोर्स के लिए हो, पर आप ऐसे सोर्स के साथ कम्युनिकेशन कर लेते हो जिस सोर्स का आपसे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से होता क्या है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली वो आपकी वहाँ पे चोरी हो जाती है, तो इसको अपन स्पूलिंग कहते हैं। दोस्तों ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगला आते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। अब आइडेंटिटी थेफ्ट परफॉर्म कैसे होता है, अगर अपन सिंपल भाषाओं में समझें कि आइडेंटिटी थेफ्ट होता क्या है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, आइडेंटिटी फ्रॉड क्या होता है कि आपका आधार कार्ड नंबर, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नाम, आपके नंबर्स, उनको चुरा कर आपकी परमिशन के बिना उनको यूज़ करना, वो हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। अब दोस्तों इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो ट्रू नेम और दूसरा है अकाउंट टेक ओवर। अब ट्रू नेम में क्या होता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, आपके फ़ोटो को यूज़ किया जाता है नए अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो दोस्तों बहुत आसान है, फेसबुक पे जाइए, आप किसी भी बंदे का नाम देख लीजिए, उसका फ़ोटो देख लीजिए, उसको राइट क्लिक कीजिए, मार्केट से उसका फ़ोटो बनवाइए, ठीक है, और कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ बनवा लीजिए, या तो अगर उसकी आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ पे होगी फेसबुक अकाउंट पे, वो उसको डाउनलोड कर लीजिए, अकाउंट खुलवा लीजिए, उस अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दीजिए। तो मतलब आपके नाम, आपके फ़ोटो को यूज़ करके आपकी आइडेंटिटी को चुराना इज़ द ट्रू नेम एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। इसके अलावा दोस्तों अकाउंट टेक ओवर होता है। अकाउंट टेक ओवर में क्या होता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पूरा एक्सेस किया जाता है, और उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके आपके मेल एड्रेस पे, आपके डेबिट कार्ड पे, आपके क्रेडिट कार्ड पे, आपके इंटरनेट मतलब आपका जो भी डेटा है उसको चुरा के यूज़ करना, वो आपका अकाउंट टेक ओवर होता है। मतलब एक तो हो गया कि आपका नाम चुरा के अकाउंट खोल लिया, और दूसरा हुआ कि आपका अकाउंट के इन्फॉर्मेशन चुरा के आपका अकाउंट एक्सेस कर लिया, और दोनों में ही दोनों आइडेंटिटी थेफ्ट होती है। एक छोटा सा मैंने पिक्चर दिया हुआ है, मतलब इसमें बंदे ने उसी की फ़ोटो लगाई हुई है, उसी की फ़ोटो लगा के उसे आइडेंटिटी थेफ्ट को परफॉर्म किया है। अब कितने टाइप के आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल, आपका फाइनेंशियल डेटा चोरी हो सकता है। दूसरा मेडिकल, आपका मेडिकल डेटा चोरी हो सकता है, उससे इलाज कराया जा सकता है किसी का भी, अगर मतलब ये अपने यहाँ तो सर्विस अवेलेबल नहीं है, लेकिन फॉरेन वगैरह में ये अवेलेबल है मेडिकल, तो मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट फॉरेन में ही परफॉर्म होता है। इसके बाद क्रिमिनल, जो डेटा क्रिमिनल है उस पर क्रिमिनल की आइडेंटिटी को चोरी करके, जैसे मान लीजिए क्रिमिनल है, उसकी आइडेंटिटी है, उसको चोरी करके कोई और अपराध कर देना, लेकिन वो बंदा तो जेल में है, वो जेल में होते हुए भी अपराध कर लेना, तो ये भी आइडेंटिटी थेफ्ट की कैटेगरी में आता है। बच्चों की फ़ोटोग्राफ वगैरह जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर से या फेसबुक अकाउंट से या कहीं से भी उसको लेके बच्चों को एक्सप्लॉइट करना। इसके बाद सीनियर जो पर्सनल्स हैं उनकी आइडेंटिटी को चुरा कर उनको एक्सप्लॉइट करना, तो ये जितनी भी कैटेगरी हैं सब आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आती हैं। अब दोस्तों हम लोग किस तरह से अब रोक सकते हैं इस आइडेंटिटी थेफ्ट को, तो सबसे पहली बात तो कि आपकी हार्ड कॉपीज़ को कहीं पे सुरक्षित रखिए, हार्ड कॉपीज़ को यहाँ फेंके नहीं, क्योंकि हार्ड कॉपीज़ से आपकी जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं आधार कार्ड की, जो भी आपकी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह हैं उनको आप सुरक्षित रखें। दूसरा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमेशा जांचते रहें। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट में कोई स्टेटमेंट कर दिया है, आप साल भर उसको देख ही नहीं रहे हो, तो आपके अकाउंट में जो एक्टिविटी हो रही है आप उसको एग्जामिन करें। दूसरा, आपके पासवर्ड को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करें और उसको बदलते रहें। दूसरा, आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करें, किससे, एंटीवायरस से, जो लेटेस्ट एंटीवायरस है उससे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करें। पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करें, आप अवॉइड करें कि कहीं आपको फ्री वाईफाई मिल रही है उसको आपने यूज़ कर लिया, क्योंकि लगभग सभी वाईफाई जो पब्लिक वाईफाई हैं उसके अंदर चोरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और आपका 2 फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा आप 2 फैक्टर्स रखें, एक फैक्टर्स ना रखें। जैसे आप पासवर्ड है, पासवर्ड के अलावा आपने अपना थंब इम्प्रेशन है या फिर आपने अपना फेस अनलॉक है, तो ये 2-3 फैक्टर्स हमेशा अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए रखें। और जब भी आपके पास कोई मेल्स आते हैं जो अनट्रस्टेड
सोर्स से हैं तो उनको आप ना खोलें, या फिर उनको बहुत सतर्क होकर खोलें। तो ये कुछ आप प्रिवेंशन आपको लेना है आइडेंटिटी थेफ्ट्स को से बचने के लिए। अब दोस्तों साइबर बताता हूँ कि किस तरह से साइबर क्राइम से अपन सेफ हो सकते हैं। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें, आपके एंटीवायरस को अपडेट रखें, आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करें, किसी भी ईमेल अटैचमेंट को क्लिक ना करें जब तक वो ट्रस्टेड सोर्स से ना हो, जब तक अनट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ना जाएं, ठीक है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करें। कंपनीज भाई कोई रिक्वेस्ट अगर आपको कंपनी से आती है तो उसको आप जाने की बजाय डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करें। यूआरएल के हमेशा, जैसे कि जो वेबसाइट्स पे आप जाते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखें कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाएं, अनऑफिशियल वेबसाइट पे ना जाएं। हमेशा अपने बैंक स्टेटमेंट पर नज़र रखें और देखें आपके स्टेटमेंट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड यूनिट डीसीए का, और लगभग इसमें सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।